चुनाव आयोग की तरफ से बिहार के सभी मतदाताओं को एक एसएमएस भेजा जा रहा है। ऐसा ही एक एसएमएस हमें भी मिला है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से मतदाताओं के उनके मोबाइल पर जो ये संदेश भेजा जा रहा है उसमें क्या निर्देश दिया जा रहा है, चुनाव आयोग क्या कुछ करने के लिए कह रहा है और इस प्रक्रिया के दौरान इसमें जो एक पीडीएफ है उसमें क्या कुछ डिटेल इसके बारे में लिखा हुआ है। वोटर लिस्ट अपडेट करवाने के लिए किन किन तरह के कागजों की ज़रूरत है और किनको ये कागज़ देना है। बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स जिनके सहारे ये सारा काम होना है, जिन पे ये पूरी जिम्मेदारी है, वो क्या बता रहे हैं, उनकी अपनी हालत कैसी है, ये भी जानेंगे और सबसे आखिर में समझेंगे कि चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद बिहार में कैसी राजनीति हो रही है। शनिवार को मेरे मोबाइल पर चुनाव आयोग की तरफ से ये मैसेज भेजा गया। इस मैसेज के माध्यम से आयोग बता रहा है कि बिहार में मतदाता सूची की जांच की शुरुआत हो चुकी है। आयोग ने इसे अत्यंत आवश्यक बताया है। मैसेज के आखिर में जो कि आप देख भी रहे हैं, ये लिंक है, ये एक पीडीएफ फाइल का लिंक है जहां इस बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। इस प्रक्रिया के बारे में ये भी चुनाव आयोग अपने इस मैसेज में बता रहा है। तो चलिए इस लिंक पर क्लिक करके देखते हैं कि इसके आगे चुनाव आयोग इस पूरे अभियान, पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से क्या सब जानकारी दे रहा है। दिए गए लिंक पर क्लिक करने के बाद ये फाइल ओपन होती है जो अभी आपके स्क्रीन पर है। फाइल के शुरू में तो वही सब लिखा हुआ है जो हमने आपको पहले ही बता दिया। इस बारे में अभियान के बारे में ज़्यादातर चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन इस फाइल को जब हम स्क्रॉल करते हैं और नीचे की तरफ आते हैं तो असल जानकारी मिलती है। यहाँ लिखा हुआ है कि बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ घर घर जाएगा। घर घर जाने के बाद ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म की 2 कॉपी वो मतदाता को देगा। मतदाता इस फॉर्म को भरेंगे और इसमें जो जो जानकारी मांगी गई है वो इसको उसमें दर्ज करेंगे। फॉर्म भरने के बाद और ये जो फॉर्म है वो कुछ ऐसा दिखता है। हमने चुनाव आयोग की वेबसाइट से ये फॉर्म आपके लिए डाउनलोड किया है। इस फॉर्म को भरने के बाद इसे वापस बीएलओ को देना है, लेकिन अगर ज़रूरत है आपके जन्मदिन के हिसाब से या एक और टर्म एंड कंडीशन है जिसको हम आगे बताएंगे, उसके हिसाब से अगर ज़रूरी है तो खुद द्वारा अटेस्टेड कुछ डॉक्यूमेंट भी इस फॉर्म के साथ देने हैं। तो ये सब कुछ बीएलओ को वापस दे देना है। दोनों फॉर्म बीएलओ को वापस दे देना है। ये आगे जाकर के उसको ऐप पर अपलोड करेंगे, माफ़ करिएगा। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ करना है वो ये है कि जब आप फॉर्म बीएलओ को देते हैं उसके बाद उनसे रसीद ज़रूर लें। रसीद लेना है। रसीद इसलिए लेना है ताकि आगे चल के अगर सब कुछ करने के बाद भी आपका नाम किसी वजह से वोटर लिस्ट से बाहर रह जाता है, वोटर लिस्ट में आपका नाम ऐड नहीं होता है, तो अगर आपको शिकायत करनी होगी तो उसके लिए ये रसीद चाहिए। तो जब भी फॉर्म आप बीएलओ को सौंपें पूरी तरीके से भर के सारे दस्तावेजों के साथ, तो उनसे रसीद ले ले, ये यहाँ पर कहा गया है। ध्यान देने वाली बात है कि ये सब कुछ जुलाई की 26 तारीख से पहले कर लेना है, 26 तारीख तक कर लेना है, क्योंकि इसके बाद ऐसा करने वालों को 2 फॉर्म पहले वाले भरने होंगे और फिर फॉर्म 6 भी भरना होगा। तो कहने का मतलब ये कि 26 जुलाई के बाद जो लोग ये काम करेंगे, जो मतदाता ये काम करेंगे या करना चाहेंगे, उन्हें कुल मिला के 3 फॉर्म भरने होंगे। अब इस प्रक्रिया से जुड़े सबसे बड़े सवाल पर आ जाते हैं कि मतदाताओं को कागज़ दिखाने होंगे तो कौन से कागज़ होंगे जिन्हें दिखा करके कोई मतदाता अपने योग्य होने की गवाही चुनाव आयोग के सामने देगा। तो चुनाव आयोग इस बारे में कहता है कि 1 जनवरी 2003 तक जिनके नाम वोटर लिस्ट में ऐड हो चुके हैं उन्हें फॉर्म के साथ कोई कागज़ जमा करने की जरूरत नहीं है। उन्हें केवल दोनों फॉर्म भरना है और उसे जमा कराना है। लेकिन 1 जनवरी 2003 के बाद जिनके भी नाम वोटर लिस्ट में ऐड हुए होंगे उन्हें इन 10 कागजों में से कोई एक देना है। जो कागज देने हैं उसकी लिस्ट आपके स्क्रीन पर आ रही है। इनमें से किसी एक कागज को खुद से अटेस्टेड करके फॉर्म के साथ देना है। एक बात यहाँ नोट करने वाली है, पिछले कुछ सालों में पूरे देश को आधार कार्ड बनवाने के लिए और आधार कार्ड को अलग अलग कागजों से जोड़ने के लिए लाइन में लगा दिया गया, लेकिन आज जब जरूरत पड़ी है तो इस पूरी लिस्ट से आधार कार्ड गायब है। कहने का मतलब यह है कि जो एक डॉक्यूमेंट सबके पास सुलभता से उपलब्ध है वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे काम में नहीं आएगा। कहने का मतलब कि आधार कार्ड आप जमा नहीं करा सकते तो निकालिए जमीन के खतियान, दूसरे कागज,
ये तो हुई वो पूरी प्रक्रिया जो बिहार के सभी नागरिकों को लोकतंत्र बचाने के लिए अगले 1 महीने में पूरी करनी है। जनता को कुछ मिले न मिले, हर कुछ दिन में एक नया टास्क जरूर मिल जाता है। अब इस प्रक्रिया के दूसरे पक्ष पर ध्यान दीजिए। आंकड़ों के मुताबिक बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों पर कुल जमा 7.64 करोड़ मतदाता है। जुलाई महीने में ही इन सभी मतदाताओं के नाम को चुनाव आयोग चेक करेगा और इसके लिए सबसे जरूरी है कि सभी लोग अपना फॉर्म भरें, फॉर्म जमा करवाएं, जरूरत के हिसाब से, अगर कागज की जरूरत है तो इसके साथ। और इस काम को समय रहते पूरा करवाने का दबाव बिहार के करीब 97,000 BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स के कंधों पर है। आज ही मेरी एक BLO से बातचीत हुई है। वो बता रही थी कि बहुत काम अचानक से आ गया है, मीटिंग के लिए ब्लॉक जाना पड़ता है, जिले से भी कभी बुला लिया जाता है मीटिंग के लिए, और इस सब के अलावे सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि इन फॉर्म को लेकर के गांव-गांव, घर-घर जाना है, उनसे फॉर्म भरवाना है और भरवाने के बाद तय समय सीमा के भीतर उसे जमा भी करवा देना है ऐप के माध्यम से। ये जो BLO हैं जिनसे मेरी बात हुई, उनका नाम तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना ज़रूर बता दूंगा कि इस पूरी प्रक्रिया जिसको चुनाव आयोग पूरा करना चाहती है, ये जो चुनाव आयोग का फैसला है, उसकी वजह से इन बूथ लेवल ऑफिसर्स पर दबाव अचानक से बढ़ गया है। ये जो लगभग 97,000 BLO हैं, उन्हें सरकार हर साल 6,000 रुपये अप्रैल तक देती थी। अप्रैल के बाद इन्हें 9,000 रुपये हर साल दिए जाते हैं मानदेय के रूप में। मतलब जिस BLO के दम पर ये सारी कसरत चुनाव आयोग करने जा रहा है, उन्हें हर महीने 750 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, उन्हें सब कुछ खुद के दम पर ही करना पड़ता है। चुनाव आयोग कह रहा है कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को साफ सुथरा रखने और लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए ये प्रक्रिया जरूरी है। जाहिर सी बात है, जरूरी होगा तभी किया जा रहा है, लेकिन इस प्रक्रिया को पूरा करने की सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी जिन 2 वर्गों पर है, उन्हें इस लोकतंत्र से बहुत कम मिल रहा है। जनता को न अच्छे अस्पताल मिले, न रोजगार मिला और ना ही मिली अच्छी पढ़ाई लिखाई। वहीं BLO को जो मिल रहा है उसका हिसाब किताब हमने आपको अभी अभी दे दिया है। खैर, लोकतंत्र बचाना है सो ये सब तो करना ही पड़ेगा। जनता फॉर्म लेने के लिए और फॉर्म भर के जमा कराने के लिए BLO के घर बथान में भागेगी। BLO फॉर्म लेकर के ब्लॉक तो कभी जिले में भागेंगे और अक्टूबर तक पूरा बिहार इसी तरीके से भागता रहेगा और इसी भागने के बीच लोकतंत्र के फूल खिल जाएंगे। आखिर में इस मसले पर हो रही राजनीति की बात भी कर लेते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा अचानक विशेष तौर पे जो गहन परीक्षण की घोषणा की गई है वो अत्यंत दुखदायी है, दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, निर्वाचन आयोग ने आदेश दिया है कि सभी वर्तमान मतदाता सूची को रद्द करते हुए हर नागरिक को अपने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए नए सिरे से आवेदन देना होगा, भले ही उनका नाम पहले से ही सूची में क्यों न हो। ये तेजस्वी यादव लिख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने अपने 4 पन्ने के एक बयान में ये सारी बातें लिखी हैं और उन्होंने चुनाव आयोग पर सीधे सीधे सोशल मीडिया पर किए गए अपने पोस्ट में आरोप लगाया है। तेजस्वी के अलावा AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस प्रक्रिया पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया का नतीजा ये होगा कि बिहार के गरीबों की बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट से नाम बाहर हो जाएगा। मतलब वो कह रहे हैं कि गरीबों का नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएगा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है, वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए अब हर नागरिक को दस्तावेजों के जरिए साबित करना होगा कि वो कब और कहां पैदा हुए थे और साथ ही ये भी उनके माता पिता के डिटेल के साथ और वो कहां पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे, ये भी बताना होगा। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी पार्टी की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन भिजाया है और हमने उनसे गुजारिश की है कि आप हमको एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दीजिए। हमारे जो कंसर्न्स हैं और हमारे जो सवालात हैं, सबसे पहले ये है कि 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव से पहले वोटर लिस्ट पे हुआ, अभी आप समरी क्या इंटेंसिव रिवीजन कर रहे हैं और
हम ये बताना चाह रहे हैं कि एक रिवीजन हो चुका है 29 अक्टूबर से 6 जनवरी तक। अब ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि जो इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, जो पिछली बार बिहार में हुआ था, 2003 में था, उस जब हुआ था तो 1 साल का टाइम था लोकसभा चुनाव के लिए और 2 साल का टाइम था विधानसभा के चुनाव के लिए। अब आप ये कह रहे हैं कि ये सब जो प्रोसेस है ये 1 महीने में खत्म हो जाएगी, माने 1 अगस्त को EROs को BLOs दे देना चाहिए, फिर दूसरा वो पब्लिश हो जाएगा 1 महीने के बाद, तीसरा सितंबर में फाइनल रोल आ जाएगा। जो इतना जल्दी कैसे होगा? आपकी तो BLOs की ट्रेनिंग भी नहीं हो पाएगी। तीसरी बात यह है कि आपने BLO ऑफिसर को जो पावर्स दिए हैं, इतने खतरनाक पावर्स आप दिए हैं कि वो ये तय करेगा कि कोई भारत का नागरिक है या नहीं। उसको अनब्रिडल्ड पावर्स आप दे चुके हैं कि घर जाएगा नहीं जाएगा, 3 मर्तबा जाएगा नहीं जाएगा, क्या होगा। और फिर ERO और AERO ये केसेस को रेफर कर सकता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। तो ये तो वाइड स्प्रेड डिसएनफ्रेंचाइजमेंट भी हो सकता है इसमें। इन दोनों के अलावा पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की सांसद सागरिका घोष ने भी इस प्रक्रिया पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग के माध्यम से बीजेपी विपक्ष को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मामला सबसे पहले टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उठाया था। उन्होंने दावा किया है कि बिहार के बाद चुनाव आयोग का अगला निशाना, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अगला निशाना चुनाव आयोग का पश्चिम बंगाल है। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में संशोधन की बात करना असल में निशाना बनाना है बिहार के मतदाताओं को और उसके बाद बंगाल को। नमस्कार दोस्तों, आज जो विषय हम आपके सामने रख रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और ये हमारे गणतंत्र के लिए, हमारे संविधान के लिए और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए ये बहुत ही खतरनाक विषय है। हम जानते हैं, जैसे डेरेक ने कहा, कि बीजेपी पार्टी की आदत है कि हमारे संवैधानिक संस्थाएं, हमारे राष्ट्रीय लेवल पे जो एजेंसीज हैं, इनका दुरुपयोग करके किस तरह से विपक्ष को टारगेट किया जाए, किस तरह से विपक्ष को निशाना बनाया जाए। तो हम फिर से देख रहे हैं कि ईसी के माध्यम से बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि किस तरह से विपक्ष को टारगेट किया जाए। ये विषय सबसे पहले हमारे चेयरपर्सन और वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले उठाया था कि 4 दिन पहले 24 जून को चुनाव आयोग ने ऐलान किया कि एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कार्यक्रम किया जाएगा बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए। बोला गया कि बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए कर रहे हैं, पर असल टारगेट है, लक्ष्य है बंगाल। बीजेपी नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विपक्ष के इन सवालों का उत्तर तो दिया, लेकिन उत्तर देते हुए उन्होंने विपक्ष से ही सवाल कर दिया। विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राजद की मानसिकता संविधान विरोधी है। उन्होंने राजद पर संवैधानिक संस्थाओं के अपमान करने का और लगातार अपमान करने और भ्रम का वातावरण तैयार करने का आरोप लगाया है। राजद का मानसिकता संविधान विरोधी, संवैधानिक संस्था का अपमान करना, उसके विरुद्ध भ्रम का वातावरण बनाना, ये बंगाल के राह पर चल चुका है राजद कांग्रेस। ममता बनर्जी के संगति का असर दिखाई पड़ रहा है। ये भारत के लोग अब नजर नहीं आते, ये बांग्लादेशियों की भाषा बोलने लगे हैं। जब भारत का चुनाव आयोग पारदर्शिता से, पवित्रता से वोटरों की पहचान करके मतदान 100% सुनिश्चित करना चाहता है, तो ऐसे लोगों को बेचैनी क्यों है?
ये जंगल राज वाले लोग बुत से जिन निकालते थे उस खेल में फेल हो रहे हैं और जान रहे हैं कि अगली बार सरकार नहीं बनेगी तो पहले से अपनी हार की भूमिका बना रहे हैं। ऐसे मानसिकता के लोग संविधान के विरोधी है, लोकतंत्र का दुश्मन है, परिवारवाद को मजबूत करने के लिए किसी भी स्तर पर गिर सकता है। ये विद्वान आदमी हैं, इनकी मानसिकता इसी से झलकती है कि सब संवैधानिक संस्था के ज्ञाता यही हैं। माननीय न्यायालय में जाइए, पूछिए माननीय न्यायालय में कि ये कैसे हो रहा है, तो वहाँ तो जाएंगे नहीं, इनको फिर वहाँ से रपेट देगा और इन पर कार्रवाई होगी। ये बड़े ऐतिहासिक और खुशी का दिन है कि एनडीए सरकार बिहार के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो रोजगार का अभियान शुरू किया है वो जारी है। बिहार के अंदर रोजगार का बहार है और हर बिहारी को बाहर जाने की जरूरत नहीं। बिहार में रोजगार स्वरोजगार का आज एक माहौल बन रहा है। ये अराजकता जंगल राज वाले से मुक्ति मिली है और बिहार में निश्चित तौर पर बिहारियों का सम्मान बढ़ा है। कुल मिलाकर के ये जो वोटर लिस्ट में संशोधन करने वाली बात है उसमें एक परेशानी तो ये है कि इतने कम समय में चुनाव आयोग इसको कैसे पूरा कर लेगा। और दूसरा सवाल ये भी उठता है कि बिहार में अभी जो वोटर लिस्ट है उसमें जितने मतदाता हैं क्या सभी को ये मौका मिलेगा कि वो अपनी योग्यता साबित कर सकें। एक और सवाल है कि अभी 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले या किसी भी चुनाव से काफ़ी पहले ऐसी प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई गई ताकि एक अच्छे खासे समय के बीच ये प्रक्रिया पूरी की जाती। अभी विधानसभा के चुनाव से पहले ये प्रक्रिया शुरू हो रही है, कुछ ही महीने में इसे पूरा करने का दबाव है, लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि वो इस प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा कर लेगी। आपको क्या लगता है इस प्रक्रिया के बारे में? अगर आप बिहार में रहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए कि क्या इस प्रक्रिया के शुरू होने की सुगबुगाहट आपको मिल चुकी है